नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। यूपी विधान परिषद में बीजेपी के 6 सदस्य मनोनीत रजनीकांत महेश्वरी, साकेश मिश्रा, लालजी निर्मल एमएलसी बने हैं। आरिफ मंसूर, राम सूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा भी एमएलसी बने हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मनोनीत किया है। यूपी सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मंजूरी दी है। बीजेपी ने राज्यपाल को 6 सदस्यों के नाम भेजे थे। एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर बीजेपी कोटे से एमएलसी बने हैं। बीजेपी में जाने वाले एएमयू के पहले चांसलर होंगे तारिक मंसूर। तो यूपी सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मंजूरी दी है, जहां बीजेपी ने राज्यपाल को 6 सदस्यों के नाम भेजे थे। तो एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर बीजेपी कोटे से एमएलसी बने हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, देखिए 6 एमएलसी मनोनीत किए गए हैं और इसी के साथ राज्यपाल ने भी इसको लेकर मंजूरी दी है और बीजेपी ने बड़े ही सोच समझ के ये 6 नाम जो है तैयार किए हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मनोनयन करती है, चाहे टिकट बंटवारा हो, चाहे विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, तो वो बहुत चीज़ों का ध्यान रखती है। वो क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखती है, जातीय समीकरण का ध्यान रखती है और उस देखती है कि आगामी आने वाले चुनाव में इन कैंडिडेट से फायदा क्या मिलेगा। इन तमाम चीज़ों के जब प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद ही लोगों को टिकट दिया जाता है, लोगों को चयनित किया जाता है। जो भाजपा है उसकी ओर से 6 नाम राज्यपाल को मनोनयन के लिए भेजे गए थे, जिनका लगभग जो काम पूरा हो चुका है, उनका चयन हो चुका है, जिसमें से पहला नाम है रजनीकांत महेश्वरी और दूसरा नाम है साकेत मिश्रा। साकेत मिश्रा वो शख्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और उनके बेटे हैं साकेत मिश्रा। और बताया जा रहा है कि ये आईपीएस की नौकरी छोड़ करके यहाँ उन्होंने बैंकिंग का क्षेत्र चुना था, उसके बाद अब ये एमएलसी बनेंगे। साथ ही साथ उसके बाद लालजी निर्मल हैं जो बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं। साथ ही साथ अंबेडकर महासभा है, बसपा सरकार के दौरान काफ़ी कुछ किया था, जातीय समीकरण थे बसपा के पक्ष में लाया था, वो कहीं ना कहीं उनको एक बार जिम्मेदारी दी गई और उनको विधान परिषद भेजा गया। उसके बाद बात करें राम सूरत जो राजभर हैं, कहीं ना कहीं राजभर वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, क्योंकि पूर्वांचल के 8 से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर राजभर वोट बैंक बहुत बड़ी संख्या में है, तो कहीं ना कहीं राजभर समाज को साधने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ एक है एएमयू के पूर्व जो वीसी थे, उनको कहीं ना कहीं जो तारिक मंसूरी, उनको भी विधान परिषद भेजा गया है, क्योंकि अक्सर भाजपा पर आरोप लगते थे मुस्लिम विरोधी होने का, मुस्लिमों को कहीं पर जो प्रतिनिधित्व नहीं देने का, निश्चित तौर पर। लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं खत्म किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से और उनको कहीं ना कहीं मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक तरीके से विधान परिषद भेजा गया। ये वो नाम है जो कहीं ना कहीं अब विधान परिषद में दिखाई देंगे और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है लगातार अपनी बात रखेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी मंथन किया, मंथन के बाद इन पर मोहर लगाई। जी बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिया गया है। ठीक है अश्विनी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के। और इसी के साथ बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर। सीएम योगी ने दुग्ध उत्पादन की स्थिति की समीक्षा की, जहां निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के प्रबंधन संग्रह की समीक्षा की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पात्र लोगों को लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए, ये कहा गया है। 6,719 गौ आश्रय स्थलों में 11.33 लाख गौवंश संरक्षित। शहरी क्षेत्रों में कोई भी गौवंश निराश्रित ना हो। गौ आश्रय स्थल में चारा भूसा की भरपूर व्यवस्था हो, ये भी सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से गौपालकों को कोई परेशानी ना हो, गौवंश को कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर विशेष ख्याल रखने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में भी कोई भी गौवंश निराश्रित ना रहे, इसको भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, देखिए बड़े और महत्वपूर्ण निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं और इसका सीधा असर दुग्ध उत्पादन पर भी पड़ने वाला है और इसी को लेकर विशेष ख्याल रखने के लिए कहा गया है।
बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निराश्रित गो आश्रय स्थल है उनकी प्रबंधन और उनका संग्रहण का जो है समीक्षा की। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है कि जो गो आश्रय केंद्र है उनका विशेष ध्यान रखा जाए, वहाँ पर जो गो वंश लाए जाते हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए, उनकी समीक्षा की जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए और मॉनिटरिंग जो है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी तय किए गए हैं, जिसमें बीडीओ ब्लॉक स्तर के अधिकारी होंगे, साथ ही साथ पशु अधिकारी जो ब्लॉक स्तर के वो बाकायदा समीक्षा करेंगे। उसकी रिपोर्ट सीडीओ और जिला पशुधन अधिकारी है उसको भेजेंगे, वहां से वो रिपोर्ट शासन को पहुंचेगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में जो पशु गोवंश हैं वो खुले में ना घूमने दें, उनको आश्रय केंद्र में ले जाया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय 6,719 गौ आश्रय केंद्र चल रहे, जिसमें लमसम 11.5 लाख गौ वंश इस समय रहते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहीं ना कहीं उनसे कहा है कि किसी भी तरीके से गोवंशों को समस्या नहीं होनी चाहिए, उनका मेडिकल चेकअप है वो समय समय कराया जाए, उनकी बीमारी है उसकी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए, उनके खाने की व्यवस्था कराई जाए, भूसे की व्यवस्था कराई जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अधिकारियों पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक देखा जाता है तमाम जगह ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां पर अधिकारी बेपरवाह बने हुए थे, मुख्यमंत्री के निर्देशों का कहीं पालन नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं इसकी शिकायतें लगातार मुख्यमंत्री से को मिल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की और समीक्षा के बाद साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर जरा सी भी ढिलाई बरती गई तो अधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में अधिकारी किस तरीके से इस निर्देश का पालन करते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अब खबर, माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई के पूरे मामले में सीजेएम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई है। नाबालिग बेटे एहजम और आबान की रिहाई की गुहार लगाई गई थी। पुलिस पर अवैध तरीके से हिरासत में रखने का आरोप भी लगाया गया था। राजरूपुर के बाल सुधार गृह में रखे गए हैं दोनों बेटे। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की याचिका पर आज सुनवाई होगी सीजेएम कोर्ट में, जहां दोनों नाबालिग बेटों की रिहाई की मांग की गई थी। साथ ही साथ पुलिस पर आरोप लगाया गया था कि अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है बच्चों को, और इसी को लेकर आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ खास रहता है ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई के पूरे मामले में आज सुनवाई होनी है। सीजेएम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने याचिका डाली थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। तो माफिया अतीक के 2 नाबालिग बेटों की रिहाई का पूरा मामला है। प्रयागराज से अब खबर, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई हत्याकांड के 5 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर। कोर्ट ने 6 घंटे की कस्टडी रिमांड को मंजूर किया है। पुलिस ने कोर्ट से 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी थी। पुलिस 6 घंटे के रिमांड में आरोपियों से पूछताछ करेगी। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिमांड मिली है। नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद से पूछताछ होगी। राकेश कुमार और अरशद कटरा से पूछताछ करेगी। आज सुबह मेडिकल के बाद रिमांड में पूछताछ होगी। पूछताछ के दौरान एक वकील भी मौजूद रहेगा। रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेशी होगी। तो पुलिस 6 घंटे के रिमांड में आरोपियों से पूछताछ करेगी। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक की रिमांड मिली है। नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद से पूछताछ की जाएगी। तो राकेश कुमार और अरशद कटरा से भी पूछताछ होगी। तो ये बड़ी जानकारी, आज सुबह मेडिकल के बाद रिमांड में पूछताछ होगी। सुबह 9 बजे से पूछताछ शुरू होगी और एक वकील भी आपको बता दें पूछताछ के दौरान मौजूद रहेगा। कोर्ट की तरफ से आदेश है। रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेशी होगी। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां आज हत्याकांड के 5 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। लखनऊ से अब खबर, यूपी में 7 आईपीएस को नई तैनाती। जेल विभाग में यूपी सरकार का नया प्रयोग, 7 आईपीएस अफसरों की कारागार विभाग में तैनाती। शिवहरी मीणा, सुभाष शाक्य, गौरव बंसवाल का तबादला।
हिमांशु कुमार, हेमंत कुचियाल, राजेश श्रीवास्तव को अतिरिक्त चार्ज। 3 आईपीएस कारागार विभाग से संबंध किए गए हैं। वर्तमान तैनाती के साथ कारागार का अतिरिक्त चार्ज हिमांशु कुमार को मिला है। अतिरिक्त प्रभार हिमांशु कुमार को जांच में क्लीन चिट मिली है। तो हिमांशु कुमार, हेमंत कुचियाल, राजेश श्रीवास्तव को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। 3 आईपीएस कारागार विभाग से संबंध किए गए हैं और इसी के साथ वर्तमान तैनाती के साथ लगातार कारागार का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके क्या कुछ जानकारी, देखिए जो चार्ज मिला है इसको लेकर किस तरीके से आगे अपडेट मिल रही है, क्या कार्य किया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जेल विभाग में 3 आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन अगर हम अफसरों की बात करें तो हेमंत कुटियाल हैं जो कि सेना नायक हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पर कारागार प्रशासन और सुधार विभाग मुख्यालय में तैनात किया गया और इनके पास पुराना चार्ज भी बना रहेगा। साथ ही साथ हिमांशु कुमार हैं, इनके खिलाफ जांच चल रही थी, हालांकि जांच खत्म हो गई है और जांच में उनको क्लीन चिट मिल गई है। उनको भी अतिरिक्त प्रभार के तौर पर कारागार विभाग में तैनाती दी गई है। वहीं राजेश कुमार हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार के तौर पर कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, इनको भी वहां पर भेजा गया है। साथ ही साथ 4 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो तबादला करके कारागार विभाग लाए गए हैं, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के ये तबादले हैं। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो जेल प्रशासन है वहां पर चीजों को बेहतर किया जाए, वहां पर बेहतर ढंग से चीजें हो, ताकि जिस तरीके की शिकायतें जेल से लगातार थी कि वहां पर नेक्सस चलते हैं जेल के अंदर से, जो नेटवर्क होता है अपराधियों के चलते हैं, कहीं न कहीं उनको रोका जा सके, वहां पर इस तरीके से 7 आईपीएस अफसरों को जेल विभाग भेजा गया है। जी बिल्कुल, और देखिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण खबर, कारागार मुख्यालय के कंट्रोल रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई है। प्रमुख सचिव कारागार राजेश कुमार और डीजी जेल एसएन साबत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के सभी जेल अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। कारागार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बहुत अहम अंग है। सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करना है। जेलों में अनुशासन कायम करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। अधिक से अधिक बंदी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम के दायरे में लाए जाएं। जेलों में बंद टॉप 10 और बड़ी जेलों में टॉप 20 बंदियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश हैं। कैदियों की अचूक निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जेल स्टाफ में सत्यनिष्ठा जांची जाए और कर्तव्य निष्ठा को अहम जिम्मेदारियां दी जाएं। किसी विशिष्ट बंदी को कोई विशेष अनुकंपा या सुविधा ना दी जाए। जेल में तलाशी की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश हैं। जिला प्रशासन या पुलिस कमिश्नर के साथ तालमेल रखकर कार्य किए जाएं। नोएडा से अब खबर, कोरोना मामलों में इजाफे को लेकर एक्शन में जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया है। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेक्टर 60 नोएडा में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोविड वैक्सीन की उपलब्धता और टेस्टिंग पर विशेष ध्यान रखें। कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर का भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो एक बार फिर से तेजी से जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं जिलाधिकारी भी। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसको लेकर अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी की तरफ से निरीक्षण भी किया गया है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा? देखिए जिले के जो जिलाधिकारी हैं मनीष कुमार वर्मा, वो कहीं ना कहीं एक्शन में है और उनके साथ पूरा जिला प्रशासन अलर्ट है। सतर्कता बरतने के लिए उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीएम ने खुद बैठक की है। बैठक करने के बाद जो कंट्रोल रूम जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उसका भी निरीक्षण किया है। साफ तौर पर कहा गया है जो बुखार के मरीज हैं उनकी टेस्टिंग कराई जाए, कोविड टेस्ट कराया जाए और उनको सभी को वैक्सीन दी जाए। टेस्टिंग और वैक्सीन पर स्पेशली फोकस रखा जाए और मास्क और सैनिटाइज का भी इस्तेमाल किया जाए। तो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देते देते अधिकारियों के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी को साफ कहा है
कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और क्षेत्र में जनता जो हमारे जनपद में रह रही है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और कोविड नियंत्रण को पूरी तरीके से सख्ती से कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। और देखिए कोरोना को लेकर किस तरीके से एक्टिव और रहता है प्रशासन, निर्देश के बाद ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस के पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बेचना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा। छोटे हो या बड़े दुकानदार सभी को लाइसेंस नगर निगम से लेना होगा, अन्यथा उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा दुकान में मौजूद सामग्री जब्त की जाएगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी पुलकित खरे और नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा 3 तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए। लाइसेंस लेने का नियम 1 अप्रैल से मथुरा वृंदावन क्षेत्र में लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत आज जनपद मथुरा के नगर निगम मथुरा वृंदावन नगर निगम के अंतर्गत 3 लोगों को लाइसेंस से अधिकृत करा गया है। प्रदेश में ये दूसरा नगर निगम है जिसमें इस प्रकार की पहल करी गई है। इस लाइसेंस देने का अर्थात मतलब ये रहता है कि कुछ जिम्मेदारियां इन विक्रेताओं की बन जाएंगी। ये लोग सिर्फ कुछ प्रकार के ही प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। ये अन्य प्रोडक्ट्स के साथ तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स को मिक्स नहीं करेंगे। किसी भी कम उम्र के यानी 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को नहीं बेचेंगे और इस प्रकार अभी और भी शहर में ड्राइव चलाने की आवश्यकता है। हो गई कि चोरी हो गई, साहब आता घर में हाय में खत्म होगा। 5 आदमी हम सोते डरे थे हम तो चलिया काऊ खाए पाए भी घर में कोई था क्या? अकेले कोई नहीं था? अब को नहीं है, कोई बच्चा तो है ही साहब आवे हल्का सा। अच्छा, तो क्या क्या सामान चला गया आपका? गैस चलोगा, जो चीजें बचते हैं चाहे सोने की मांग चली है। तो 3 बिना अनुमति तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध होगा। आपसे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में बेचना होगा दंडनीय अपराध। इसको लेकर अब सख्ती बरती जाएगी। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बेचना अब ये दंडनीय अपराध में आएगा। 3 तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए हैं। तो बिना अनुमति के अब तंबाकू नहीं बेच सकेंगे, जहां अब इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। यानी इसको लेकर सजा का भी प्रावधान किया गया है, दंड का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इसी के चलते अब अनुमति लेकर ही पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बेचा जा सकता है। तो बिना अनुमति के पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बेचने पर दंडनीय अपराध का प्रावधान सामने आया है। मथुरा से बड़ी जानकारी। अमेठी से अब खबर बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते किसानों के गेहूं के खेत में बिजली का तार गिर गया। किसानों का दर्जन बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सालों से खेत में लटक रहा है बिजली का तार। शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के महिमापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सूचना पर भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सालों से खेत में बिजली का तार लटका हुआ है, बावजूद इसके कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के महिमापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजली विभाग की लापरवाही से किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। महोबा में युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी। आत्महत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेन की टक्कर से युवक का शतविषित हो गया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर जान दे दी है। और ये युवक की लाइव आत्महत्या का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे मोबाइल सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ लॉक मोबाइल को अनलॉक करता था बल्कि उसका एमईआई नंबर भी बदल देता था, जिससे पुलिस को लूटे गए मोबाइल की ना तो लोकेशन निकल पाती थी और ना उसे तलाश करा जाता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 1 दर्जन लूटे गए मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही अनलॉक करने और एमईआई नंबर बदलने के सॉफ्टवेयर भी बरामद हुई है। आगामी उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपना अपना रुख साफ कर दिया है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक अपने नाम करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या यूपी कैबिनेट के मंत्री हो, सभी को जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मैदान पर उतरना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि सभी पार्टी मैदान पर उतरने वाली है। ऐसे में एक बार फिर चुनाव में बुआ और भतीजे की जोड़ी जल्द देखने को मिलेगी। यूपी चुनाव में इस बार बुआ और भतीजे की जोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार बुआ तो ही रहेंगी, लेकिन भतीजा आकाश आनंद होंगे। आने वाले चुनाव में आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, यानी कि उनके कंधों पर एक बार युवा वोट बैंक का भार पड़ने वाला है। मायावती अपने भतीजे को स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव मैदान में उतारेंगी और फिर युवाओं को एक साथ लाने का काम उन्हें सौंपा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए आकाश आनंद को मिलने वाली जिम्मेदारी की, तो इस बार के निकाय चुनाव में ही फैसला हो जाएगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती लोकसभा चुनाव में उनको कैसे उतारेंगी, क्योंकि पहले ही मायावती उन्हें बीएसपी कोऑर्डिनेटर का पद दे रखा है या पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का कहना है कि मायावती उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दें, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके लिए ये निकाय चुनाव ही किसी परीक्षा से कम नहीं है। अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो फिर न उन्हें लोकसभा की जिम्मेदारी मिलेगी। मायावती अपना उत्तराधिकारी अगर आकाश को बनाने जा रही है, उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और देखा जाए तो पारिवारिक मामला है। सारी क्षेत्रीय पार्टियां एक परिवार की तरह चलती हैं। प्रॉपर्टी की वसीयत जिस तरह होती है उस तरह पार्टी की वसीयत अपने उत्तराधिकारियों कर देती, तो उसी तरह इसमें कोई नई बात नहीं है कि वो अपना उत्तराधिकारी आकाश को चुनती। जहां तक रही आगामी चुनाव की सवाल, तो मुझे लगता है कि उनके भतीजे की परीक्षा निकाय चुनाव में हो जाएगी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में हो जाएगी। ऐसे ही करके मुलायम सिंह यादव ने तस्तरी में परस के सत्ता दी थी अखिलेश को और लगातार 4 चुनाव अखिलेश हार चुके हैं उसी विरासत को लेके। तो मुझे लगता है विरासत की लड़ाई में जो आगामी आने वाले युवराज हैं लगातार फेल होते जा रहे हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे अखिलेश हो और चाहे मायावती का नया भतीजा आकाश हो। जहां एक तरफ 2019 में सपा और बसपा एक साथ मैदान पर उतरे थे, जहां बुआ की भूमिका मायावती और भतीजे अखिलेश यादव की भूमिका में थे, लेकिन इस बार भतीजे की भूमिका आकाश आनंद निभा रहे हैं। ऐसे में सपा के प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि मायावती अपना ही दलित वोट बैंक बचाना चाहती हैं, जिसके लिए आकाश आनंद को जिम्मेदारी देना चाहती हैं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अपनी पार्टी को बचाना चाहती हैं, ये पार्टी के लिए अच्छी बात है। कौन सी जिम्मेदारी बहन जी देना चाहती हैं आकाश आनंद को? बीजेपी से सांठगांठ की, या दलितों की, या दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है उस पे लड़ने की, या जो उन पे आरोप लगते हैं लगातार कि वो अपने कैडर वोटर को बेच देती हैं, ये तय करना है बीएसपी को कि वो कौन सी जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को देना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी ये जरूर उम्मीद करती है कि बीएसपी को अपना रिफॉर्म करना चाहिए। बड़ा नुकसान दलितों, पिछड़ों का हुआ है सिर्फ इस वजह से कि मायावती जी कमज़ोर रहीं, मायावती जी खामोश रहीं, मायावती जी ने बीजेपी के साथ सांठगांठ की। आज अगर पूरे प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जिसके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो उसका अगर कोई कसूरवार है तो बहन जी है। क्योंकि बीजेपी को ताकत देके, मैं नहीं कह रहा कि बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अगर वो मजबूती से चुनाव लड़ जाती तो 2022 में बीजेपी की सरकार न बनती। वहीं अगर आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी जिम्मेदारी देती हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अपने आप को साबित करें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मजलाल खाबरी का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती किसी को भी जिम्मेदारी दें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनके पास युवा हैं। आखिर उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है? इस बेस पे युवाओं को जोड़ेंगे। युवाओं को आज तक उन्होंने दिया क्या है?
बेरोजगारी में बढ़ोतरी करने के अलावा उन्होंने क्या दिया है? युवाओं को जोड़ने का कोई तरीका होना चाहिए। युवाओं को क्या देंगे? सरकार में है नहीं, सरकार में आना नहीं, तो कैसे युवा जुड़ेंगे? युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए आज की तकनीकी शिक्षा, युवाओं को चाहिए हर हाथ को काम। तो ये काम कौन देगा? ये कौन सा प्लान लेके आएंगे बुआ और बुआ जी कि हम युवाओं को ये काम दे देंगे? क्या है प्लान? उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार सभी पार्टियों ने अपनी रूप और रेखा साफ कर दी है। ऐसे में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने भतीजे का हाथ पकड़ लिया है। आखिर ये हाथ कितना आगे और चलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बार बुआ और भतीजे की जोड़ी में जहां पिछले चुनाव 2022 के चुनाव में जहां अखिलेश यादव नजर आए थे, तो वहीं इस बार भतीजे का रोल अदा करने के लिए उनके अपने भतीजे आकाश आनंद नजर आएंगे। यानी कि साफ हो चुका है कि आगामी चुनाव पे रणनीतियां बननी बीएसपी की तय हो चुकी हैं। लेकिन इस जोड़ी में क्या कितना धमाल होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चुनाव की बड़ी तैयारियां बीएसपी के कंधे पे है और ऐसे में आकाश आनंद इस पे कितना खरे उतरते हैं ये बड़ी बात होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।